नए संसद भवन का काम तेजी से इस वक्त जारी है। पीएम नरेंद्र मोदी ने आज नए संसद भवन के निर्माण कार्यों का बाकायदा उनकी तरफ से जायजा लिया गया। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आप तक पहुंचा रहे हैं। नए संसद भवन में अशोक स्तंभ का अनावरण किया गया है। संसद भवन की छत पर लगे 20 फीट ऊंचा अशोक स्तंभ का अनावरण किया गया। उनके साथ लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी मौजूद थे। पीएम नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन के निर्माण कार्यों का जायजा लेने के दौरान काम में जुटे जो उसमें कारीगर थे उनसे बातचीत भी की और उनका हालचाल भी जाना। तो नए संसद भवन में अशोक स्तंभ का अनावरण किया गया। 20 फीट अशोक स्तंभ को नए संसद भवन की छत पर लगाया गया है। पीएम मोदी ने इसका अनावरण किया है और जो वजन है अशोक स्तंभ का लगभग 9500 किलोग्राम है, जो कि कांस्य से बनाया गया है। इसके सपोर्ट के लिए करीब 6500 किलोग्राम वजन वाली स्टील की एक सहायक संरचना का भी इसमें निर्माण किया गया है। तो इस वक्त आप देख रहे हैं अशोक स्तंभ, जो कि नए संसद भवन की छत पर लगभग 20 फीट अशोक स्तंभ को लगाया गया है। इससे जुड़े जो कर्मचारी हैं उनसे बाकायदा पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से उनके साथ बातचीत भी की गई और उस अशोक स्तंभ को आप देख सकते हैं, जो कि संसद भवन की छत पर 20 फीट ऊंचा अशोक स्तंभ का अनावरण किया गया। पूजा पाठ बाकायदा अनावरण करने के बाद किया गया है और इसका जो पूरा जो वज़न है लगभग 9500 किलोग्राम है। और उस वक्त की तस्वीरें आप देख रहे हैं जब इससे जुड़े कर्मचारियों के साथ पीएम मोदी की बातचीत, और उस वक्त की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जब नए संसद भवन की छत पर अशोक स्तंभ 9500 किलोग्राम अशोक स्तंभ का अनावरण पीएम मोदी की तरफ से किया गया। तो 20 फीट ऊंचाई, 9500 किलो वजन और साथ ही साथ 6500 किलोग्राम स्टील की एक अलग ढांचा वहां पर निर्माण किया गया सपोर्ट देने के लिए। तो नए संसद भवन पर लगा विशालकाय अशोक स्तंभ। चलिए बढ़ते हैं आगे। श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद में सुनवाई से जुड़ी जो बड़ी खबर आ रही है, बताया जा रहा है कि श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद में सुनवाई टल गई और अब इस पूरे मामले में 18 जुलाई को होगी अगली सुनवाई। तो श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद में सुनवाई से जुड़ी बड़ी खबर, विवाद को लेकर जो सुनवाई होनी थी उसे टाल दिया गया है और अब इस पूरे मामले में 18 जुलाई को अगली सुनवाई होगी। कंडोलेंस होने के चलते टली है सुनवाई। वादी महेंद्र प्रताप सिंह एडवोकेट के मामले में न्यायालय में होनी थी सुनवाई, लेकिन कंडोलेंस की वजह से इस सुनवाई को टाली गई है और 18 जुलाई को अब इस पूरे मामले पर अगली सुनवाई होगी। मनोहर हमारे सहयोगी और अपडेट करेंगे। मनोहर, और क्या अपडेट आ रहा है इस पूरे मामले में? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि जापान के प्रधानमंत्री की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इसकी वजह से आज जो कोर्ट में सुनवाई होनी थी महेंद्र प्रताप की याचिका पर, उसमें सुनवाई अब टल गई है। मैं आपको बता दूंगा 18 जुलाई अगली सुनवाई के लिए डेट निर्धारित की है। मैं आपको बता दूं कि 7-11 को लेकर के आज सुनवाई होनी थी। मुस्लिम पक्ष जवाब के बदले जवाब आज दाखिल करता, जिसे लेकर जो सुनवाई होनी थी वो अब टल गई है और 18 जुलाई को यह सुनवाई होनी है। जी बिल्कुल। एक बार फिर से हमारे दर्शकों को थोड़ा बताएं मनोहर कि ये पूरा विवाद है क्या, कब से इस पूरे विवाद को लेकर कोर्ट में मामला चल रहा है और क्या लग रहा है कि कब तक इस पूरे मामले पर सही कुछ फैसला आ पाएगा कोर्ट की तरफ से? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं 13.37 एकड़ भूमि है जो कि श्री कृष्ण जन्मस्थान केसर से कटरा की भूमि, जो कि हिंदूवादी पक्षकार है वो दावा कर रहे हैं कि उनकी भूमि है। वहीं अगर शाही ईदगाह मस्जिद की अगर बात करें तो वो कहीं ना कहीं जो 1991 में जो एक्ट बना था प्लेसेस वर्सेस एक्ट को लेकर के, वो कोर्ट में चुनौती दे रहे हैं इस मामले को लेकर के। मैं आपको बता दूं 7-11 जो कि नियम है उसको लेकर के एक प्रार्थना पत्र मुस्लिम पक्ष की ओर से दिया गया था और उसमें कोर्ट से उनकी ओर से यह कहा था कि पहले हमारे इस प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जाए, फिर उसके बाद में इस मामले की कोर्ट सुनवाई के लिए तय करे कि यह मामला सुनने लायक है या नहीं है। उसमें जो 1991 का जो एक्ट है उसका भी हवाला दिया गया था। जी
चले बिल्कुल मनोहर, बहुत बहुत आपका शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो अब 18 जुलाई को इस पूरे मामले में सुनवाई होनी है, जो विवाद बना हुआ है श्री कृष्ण जन्मभूमि और ईदगाह को लेकर। और वादी महेंद्र प्रताप सिंह एडवोकेट के मामले में कोर्ट में सुनवाई होनी थी, लेकिन कंडोलेंसेस की वजह से, जैसा कि हमारे सहयोगी मनोहर ने बताया कि जापान के पूर्व प्रधानमंत्री की हत्या के बाद जो कंडोलेंस रखा गया, उसके बाद इस पूरे मामले की सुनवाई को 18 जुलाई तक बढ़ा दिया गया है। चलिए बढ़ते आगे। ग्रेटर नोएडा की खबर है, जहां 7 साल की मासूम इलाज के लिए तरसती रही। एक हफ्ते पहले इस मासूम के साथ दुष्कर्म हुआ था। बच्ची के शरीर में फैल रहा था इन्फेक्शन, लेकिन इलाज सही वक्त पर इस बच्ची को नहीं मिल पा रहा था। सरकारी अस्पताल पर पैसे की डिमांड करने का भी आरोप लगा है। तो इस वक्त देखिए बहुत ही शर्मनाक खबर। ग्रेटर नोएडा में 7 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया और इसके बाद लगातार इलाज के लिए तरसती रही ये 7 साल की बच्ची। पूरे शरीर में इन्फेक्शन फैल रहा था और जो सबसे बड़ी बात निकलकर सामने आ रही, बहुत ही शर्मनाक बात, कि सरकारी अस्पताल पर पैसे की डिमांड करने का भी आरोप लगा। गरीब पिता बेटी के इलाज के लिए भटक रहे थे। गरीब पिता लगा रहा था इलाज की गुहार, लेकिन अस्पताल प्रबंधन पैसे की डिमांड कर रहा था। दनकौर कोतवाली इलाके की पूरी घटना है। नितिन हमारे सहयोगी और अपडेट करें। नितिन, ये तो बहुत ही शर्मनाक खबर है। पिता की तरफ से बाकायदा आरोप लगाया जा रहा है कि अस्पताल की तरफ से पैसे की डिमांड की गई। 7 साल की बच्ची जिसका इलाज तुरंत किया जाना था, पूरे शरीर में इन्फेक्शन फैला हुआ था, इसके बाद भी किस तरह से यहाँ पर बड़ी लापरवाही देखी गई नितिन? देखिए बिल्कुल ग्रेटर नोएडा में जो है 7 साल की जो बच्ची के साथ में दुष्कर्म किया गया था, तो उसको लेकर जो पीड़ित पिता है वो काफी दिनों से इधर उधर भटक रहा था, हॉस्पिटलों के चक्कर लगा रहा था। प्राइवेट हॉस्पिटलों में जो है पैसे की जो डिमांड है वो सबसे ज्यादा की जाती है, लेकिन एक पिता अपनी बच्ची को जो बचाने के लिए जो अच्छी लगे सोचता है कि आखिरकार जो कोई इलाज है वो अच्छा हो। सरकारी हॉस्पिटल में जो बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं, यहाँ बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि सरकारी जिला हॉस्पिटल में जाइए और जिला हॉस्पिटल के जो डॉक्टर्स हैं उनकी जो अच्छी देखभाली की जाती है, लेकिन परिवार के जो पिता है उसको वो भटक रहे थे। तो जब पैसे की जब डिमांड हुई तो वहाँ पर जो पैसा मांगा जा रहा है कि जिला हॉस्पिटल के अंदर कि आखिरकार पैसा दीजिए, उसके बाद में जो इलाज है वो सही तरीके से किया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर डॉक्टरों के पास जाते हैं, जिला हॉस्पिटल में जाते हैं, जहाँ बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि जिला हॉस्पिटलों के अंदर जो है इलाज जो अच्छा होता है, जो मरीज है उनको जो सबसे अच्छा ठीक इलाज यहाँ पर दिया जाता है। लेकिन जिस तरीके से जो 7 साल की बच्ची है वो एक दुष्कर्म के मामले में जो यहाँ पर जो सामने देखने को मिला था, तो उसके पीड़ित पिता है वो इधर उधर भटक रहे थे। लेकिन जब डॉक्टरों के पास पहुंचते हैं तो जिला हॉस्पिटल के अंदर पैसों की जो डिमांड है वहाँ पर रखी जाती है। जी, और क्या अभी अपडेट क्या है, क्या बच्ची का इलाज हो पा रहा है कहीं पे? जी देखिए बिल्कुल, अभी जिस तरीके से यहाँ के जो कमिश्नर हैं आलोक सिंह, उनको जो है जांच के आदेश दे दिए गए कि आखिरकार इस डॉक्टर को जो है जांच के आदेश दिए जाएंगे। सीएमओ से भी बात की गई है, नोएडा के जो डीएम है उनसे भी जो संपर्क साधा गया है कि आखिरकार जो पीड़ित परिवार है उनसे जो मदद की जाएगी, उसके जो इलाज है वो कराया जाएगा। जिस डॉक्टर ने जो पैसे का जो डिमांड रखी गई है उस डॉक्टर को जो तुरंत वहाँ से जो कार्रवाई की जाएगी उसको सस्पेंड किया जाएगा, उन्होंने साफ कर दिया है। लेकिन अभी कहीं ना कहीं जिस तरीके से 7 साल की जो बच्ची थी तो पीड़ित थी, जो परेशान घूम रही थी, तो उसको लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट हो गया। उसका जो इलाज है उसे कराने के लिए मुहैया करा कि आखिरकार अच्छे से डॉक्टर के पास में उसका इलाज किया जाएगा। चलिए नितिन, इस खबर पर लेकिन अपडेट लगातार लेते रहेंगे, आप नज़र बनाए रखिए इस खबर पर। फिलहाल बहुत बहुत आपका शुक्रिया इस जानकारी के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। 12 जुलाई को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देवघर आ रहे हैं। इस दौरान वो देवघर एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। इसी के साथ पीएम कई योजनाओं की शुरुआत भी बाबा वैद्यनाथ की नगरी देवघर से करेंगे। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को देखते हुए झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस देवघर के लिए रवाना हो चुके हैं। राज्यपाल सड़क मार्ग से देवघर पहुंचेंगे, जहां वो रात्रि विश्राम देवघर सर्किट हाउस में करेंगे और इसके बाद 12 जुलाई को पीएम मोदी के कार्यक्रम में राज्यपाल उनकी अगवानी करेंगे। चलिए राकेश कुमार हमारे सहयोगी और अपडेट करें। राकेश, आप और क्या अपडेट आ रहा है इस पूरे मामले को लेकर, पीएम के कार्यक्रम को लेकर? देखिए, प्रधानमंत्री का कल कार्यक्रम है और तमाम जो बड़े नेता और अधिकारी हैं देवघर में मौजूद हैं। और सबसे बड़ी बात कही जा सकती है कि लगातार इस बात की कोशिश की जा रही थी कि देवघर का जो एयरपोर्ट है उसका उद्घाटन हो, तो अब जाकर देवघर को जोड़ा जा रहा है एयर मार्ग से। और कहीं न कहीं जब बाबा धाम एक वहाँ का जो ऐतिहासिक और पारंपरिक स्थान है, जहाँ पे लोग हजारों की संख्या में लोग हर साल पहुंचते हैं पूजा करने, तो एक बड़ी बात मानी जा रही है कि देवघर में अगर
एयरपोर्ट बन जाता है तो विदेशों से भी जो यात्री होंगे वो यहाँ सीधे पहुंच पाएंगे और बाबा का दर्शन कर पाएंगे। इन सारी चीजों को लेकर कल प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है और इसके साथ साथ कई बड़ी योजनाओं का भी शिलान्यास और उद्घाटन करने वाले हैं प्रधानमंत्री जी। क्या किस तरह की योजनाओं का उद्घाटन, इसके बारे में कोई जानकारी मिल पा रही है? क्या सौगातें दी जाएंगी उनकी तरफ से? देखिए, राज्य की कई चीजें हैं, खास करके एयरपोर्ट तो होगा ही कि जिस तरीके से देवघर का एयरपोर्ट होगा और इसके साथ रांची रेलवे स्टेशन है। इसके अलावा एक नई पद्धति से ट्रैक का निर्माण किया गया है रांची और जमशेदपुर मार्ग पे। तो उस मार्ग पे टाटा स्टील की तरफ से स्टील के स्लैग से रोड सड़क का निर्माण किया गया है, जो कि एक अपने आप में अनोखी पहल मानी जा रही है और यह पहला उदाहरण होगा जब इस तरह से स्लैग का निर्माण किया जा रहा है सड़क के लिए। और इसका जो इस्तेमाल किया गया है उसमें वैसे स्टील फ्लैग का इस्तेमाल किया गया है जो स्क्रैप के रूप में जानी जाती थी। तो इसके साथ साथ कई योजनाएं हैं जो रांची में एक सड़क और भी है उसका शिलान्यास होगा और तमाम जो बड़ी योजनाएं हैं राज्य में केंद्र सरकार की तरफ से होने वाली हैं उन सारी चीजों का शिलान्यास किया जाएगा और कई का उद्घाटन किया जाना है जी। चलिए राकेश, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो कल पीएम के कार्यक्रम में शामिल होंगे राज्यपाल, उसके लिए वो निकल भी चुके हैं सड़क मार्ग से और पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से बड़ी योजनाओं का ऐलान भी किया जाना है। लगातार अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। वहीं बुलंदशहर के सियाना कोतवाली क्षेत्र के बड्ढा में मामूली विवाद में की गई छात्र की हत्या मामले में आज मृतक के परिवार वालों का गुस्सा फूट पड़ा। मृतक छात्र लक्ष्य के परिवार वालों ने गांव वालों के साथ चिंगरावट्ठी में बुलंदशहर गढ़ स्टेट हाईवे जाम करके जमकर प्रदर्शन किया। मृतक के परिवार वालों का आरोप है कि लक्ष्य हत्याकांड को सिर्फ एक युवक नहीं बल्कि कई लोगों के जरिए अंजाम दिया गया है। मृतक के परिवार वालों ने पुलिस पर आरोपियों को बचाने का आरोप लगाकर जमकर हंगामा काटा, जबकि प्रदर्शन कर रहे लोगों ने मामले में निष्पक्ष जांच और आरोपियों को सख्त सजा दिलाए जाने की मांग की है। छोटा भाई लक्ष्य है, कल बड्ढा में उसका कत्ल कर दिया जी 5 लड़कों ने मिलके, जिनमें एक जना हाजिर हुआ है और पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं करी है। पुलिस कहती है वो हमने पकड़ा है जबकि वो हाजिर हुआ। उसे छोड़ने के लिए एक लड़का आया नीरज नाम का बाइक पे, पुलिस ने उसको जाने दिया और उसको रोक लिया। लड़के को अभय नाम का लड़का हो गया था। उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं करी गई, हमारे साथ कोई इंसाफ नहीं है। हम यहाँ पर बैठे हैं सारे इंसाफ के लिए। हम मीडिया से हम सारे अपने प्रशासन से योगी जी से ये प्रार्थना करते हैं कि हमें इंसाफ मिले। कल जो है सूचना मिली थी लक्ष्य पुत्र योगेंद्र सिंह, जिसकी उम्र लगभग 16 वर्ष है, सनराइज स्कूल में पढ़ता है। उसके ही दोस्त द्वारा बताया गया है कि उसकी हत्या कर दी गई है। उसका नाम अभय है, वो पुलिस हिरासत में, उसके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जा रही है। इस संबंध में 302 में मुकदमा भी पंजीकृत कर लिया गया है और जो इसमें जो पुलिस परिवार है, जो पीड़ित जो परिवार है उसके द्वारा जो जाम लगाया गया था, उनकी कुछ मांगे थी वो सब सुन ली गई है, लिखित में उनसे ले भी ली गई है और समझा बुझा के उनको आगे अग्रिम कार्रवाई के लिए बता दिया गया है। और परिवार पूरी तरह से पुलिस से संतुष्ट है, कार्रवाई से भी संतुष्ट है और उनके द्वारा जो भी चीज़ें कही गई हैं उस पर भी गंभीरतापूर्वक विचार किया जाएगा। और चलिए इस पूरे मामले पर और भी अपडेट के लिए हमारे साथ इस वक्त वरुण शर्मा हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। वरुण, ये पूरी घटना क्या है वरुण? और मृतक का परिवार जिस तरह से मीडिया के सामने हाथ जोड़कर सीएम योगी से गुहार लगा रहा था, क्या इंसाफ की तरफ कोई कदम प्रशासन की तरफ से बढ़ाया जा सका या अभी भी हाल उसी तरह का है जिस तरह से वो बाकायदा मृतक का परिवार बिल्कुल बेहाल और बदहाल सा दिख रहा था? जी बिल्कुल बताता हूँ, पूरा मामला बुलंदशहर के सियाना कस्बे क्षेत्र का है, जहां देर रात मामूली कहासुनी के बाद एक छात्र की हत्या कर दी गई और हत्या आरोपी वहां मौके से फरार हो गए, जिसके बाद एक जो आरोपी बताया जा रहा है उसको हिरासत में लिया गया है। परिवार वालों का आरोप है कि जो हत्या में और लोग शामिल हैं, एक युवक हत्या नहीं कर सकता, जिसको लेकर उनको और लोगों पर भी शक है। पुलिस को उन्होंने शिकायत भी की थी मगर पुलिस ने और किसी को इस मामले में गिरफ्तार नहीं किया है, जिसको लेकर परिवार वालों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने स्टेट हाईवे पर जाम लगा दिया। जिसके बाद आला अधिकारी वहां मौके पर पहुंचे हैं, सीओ एसडीएम वहां मौके पर पहुंचे। परिवार वालों को समझा बुझाकर जाम खुलवा दिया गया है। परिवार वालों की जो मांग है वो लिखित में प्रशासन द्वारा ले ली गई है और उनको कार्रवाई करने का
आश्वासन भी दिया गया है। चलिए, बिल्कुल शुक्रिया वरुण, और भी अपडेट लेते रहेंगे आपसे। खबर पर नज़र बनाए रखें। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो छात्र को घर से बुलाकर हत्या की गई। जो हत्यारा है, जो आरोपी है, फिलहाल उसे गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन मृतक के परिवार का कहना है कि सिर्फ एक युवक के जरिए हत्या नहीं की जा सकती, बल्कि इस हत्या में कई लोगों का हाथ हो सकता है और मुझे जल्द से जल्द इस पूरे मामले में इंसाफ चाहिए। बाकायदा मीडिया के सामने हाथ जोड़कर सीएम योगी से गुहार लगाते मृतक के परिवार वाले। और भी अपडेट हम आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। संभल में लोकसभा की समीक्षा करने आए केंद्रीय राज्य मंत्री अश्वनी चौबे ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के उस ट्वीट को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया जिसमें उन्होंने सरकार पर वन भूमि को आसानी से छीनने के लिए नए वन संरक्षण नियमों को कमजोर करने का आरोप लगाया। वहीं अश्वनी चौबे ने कहा कि राहुल गांधी ने जो ट्वीट किया है, मुझे नहीं लगता कि उनको इस प्रकार की भ्रामक बात लोगों को गुमराह करने के लिए करनी चाहिए थी। साथ ही उन्होंने कहा कि गांधी ने भ्रामक प्रचार करके जनता को भ्रमित करने का जो प्रयास किया है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसी कोई बात नहीं है। भारत सरकार वन विभाग की कोई भी ज़मीन नहीं छीन लेगी और हम छीन कर कहाँ ले जाएंगे। तो राहुल गांधी के ट्वीट पर अश्वनी चौबे लोकसभा की समीक्षा करने के लिए संभल पहुंचे थे। अश्वनी चौबे उन्होंने प्रहार किया है और उन्होंने कहा कि राहुल गांधी बाकायदा जनता के बीच में भ्रामक जानकारी फैला रहे हैं। जिस उद्देश्य से राहुल जी ने ये ट्वीट किया है, मुझे नहीं लगता है कि उनको ये इस प्रकार की बात भ्रामक प्रचार करके जनता से मतलब जनता को भ्रमित करने का जो उन्होंने प्रयास किया वो अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसी कोई बात नहीं है कि भारत सरकार कोई ज़मीन को, आप जो कह रहे हैं कि उन्होंने ट्वीट किया है कि वन विभाग की ज़मीन वो छीन लेंगे, तो हम छीन के वहीं ग्रेटर नोएडा की दादरी थाना क्षेत्र के ओमिक्रॉन वन सोसाइटी में पुलिस ने छापेमारी कर 5 नाइजीरियन महिला समेत 10 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार महिलाओं के पास से पुलिस को भारी मात्रा में शराब और गांजा बरामद हुआ। तो पुलिस ने ओमिक्रॉन वन सोसाइटी में मारा छापा। छापेमारी में 5 नाइजीरियन महिला समेत 10 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने भारी मात्रा में शराब और गांजा भी बरामद इन नाइजीरियन महिलाओं से किया है। तो किस तरह से यहाँ पर काला कारोबार चल रहा था, बाकायदा और भी पुलिस की तहकीकात चल रही है कि नाइजीरियन का दरअसल किस तरह का नेटवर्क है। शराब और गांजा मिलने के बाद साथ ही एक जगह दरअसल ये लोग इतनी भारी संख्या में लोग क्या कर रहे थे, किस तरह की प्लानिंग कर रहे थे, क्या इनका मकसद था, क्या इनकी मंशा थी, इन लोगों का नेटवर्क कितना बड़ा है, क्या ये लोग अलग अलग तरह के अपराधों में क्या इन लोगों की संलिप्तता है। तमाम ऐसे सवाल हैं जो इस वक्त पुलिस की तरफ से पूछताछ हो रही है। फिलहाल 5 नाइजीरियन महिलाओं सहित 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है ओमिक्रॉन वन सोसाइटी से। नितिन हमारे सहयोगी अपडेट करें। नितिन, क्या कुछ जानकारी मिली कि कर क्या रहे थे लोग एक साथ, इतने लोग, गांजा शराब सब कुछ बरामद हुआ, क्या है इनका नेटवर्क, क्या है? क्योंकि अक्सर ऐसा देखा जा रहा है कि इन लोगों की जनसंख्या जहाँ जहाँ इस तरह से होती है, कई आपराधिक प्रवृत्तियों में लोग घुसे होते हैं और बहुत बाद में जाकर पुलिस को पता चलती है। जी देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से जो नाइजीरियन जो यहाँ पर जो एक बड़ी जो छापेमारी की गई है, कुछ दिन पहले भी यहाँ से नाइजीरियन को जो है गिरफ्तार किया गया कि आखिरकार जो नाइजीरियन है वो काफी शराब के नशे में धुत रहते हैं। पांच लोगों को जो है पुलिस ने गिरफ्तार किया गया। उसमें कोई महिला भी है जो साथ बता दें आपको, जिस तरीके से नाइजीरियन यहाँ पर एक बड़ा अड्डा जो यहाँ पर बनाया हुआ था, जो गांजे की जो सप्लाई है वो यहाँ पर की जा रही थी। लेकिन जिस तरीके से ग्रेटर नोएडा पुलिस को पता लगी, सूचना मिली कि आखिरकार यहाँ पर जो कंपनी के अंदर नाइजीरियन है वो यहाँ पर रुके हुए हैं, गेस्ट हाउस के अंदर रुके हुए थे। लेकिन जिसपे जो पुलिस जो एक छापेमारी करती है तो वहाँ से जो 5 लोगों को अरेस्ट कर लेती है कि आखिरकार यहाँ पर जो काफी बड़ी मात्रा में इनके पास से जो सामान है वो बरामद किया गया है। तो उसमें जो है पुलिस उनसे पूछताछ भी कर रही है कि आखिरकार ये आए कहाँ से थे, ये पार्टी करने के बहाना था, लेकिन इसमें किस तरीके से यहाँ पर लोग रह रहे थे। तो उनसे जो पूछताछ की गई, उनके जो आधार कार्ड है उनसे लिया गया कि आधार कार्ड, इनके जो पैन कार्ड है वो भी यहाँ से बरामद किए गए, सारे डॉक्यूमेंट्स इनसे बरामद किया गया। लेकिन पुलिस अभी पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। जी
चलिए, बिल्कुल कुछ जानकारी पुलिस की तरफ से कि क्या ये लोग सिर्फ पार्टी कर रहे थे, आप गांजा शराब का सेवन कर रहे थे, या कुछ और आपराधिक गतिविधियों में कुछ कनेक्शन दिखा इन लोगों का? जी देखिए, बिल्कुल अभी जो पुलिस पूरे मामले की जो जांच पड़ताल है वो कर रही है। पुलिस से भी हमारी बात हुई थी। जो ग्रेटर नोएडा के जो डीसीपी हरिचंद, उनका साफ कहना है कि पुलिस पूरे मामले में जांच पड़ताल कर रही है, कि इनसे पूछताछ कर रही है कि आखिरकार ये आए कहाँ से थे। जो नाइजीरियन है, यहाँ पर पार्टी करने का बहाना था या कुछ और भी, इसमें जो कहीं ना कहीं इसमें कुछ लोगों का भी बताया जा रहा है कि आखिरकार इनके जो साथ के लोग हैं वो भी मिले हुए हैं। तो इनसे जो आसपास के जो लोग हैं उनसे पूछताछ की जा रही है। जो उसमें गेस्ट हाउस में रुके हुए थे, तो जो वहाँ के जो गार्ड है, जो ऑनर्स हैं, उससे भी बुलाया गया कि आखिरकार किस आधार पर इनको रोका गया था, यहाँ पर किस तरीके से इनसे डॉक्यूमेंट लिए गए। तो उनकी पूरी तरीके से जो डॉक्यूमेंट्स है वो भी जांच पड़ताल कर रही है। ग्रेटर नोएडा पुलिस पूरी तरीके से मामले में भी जांच पड़ताल में लगी हुई। जी चलिए नितिन, बहुत बहुत आपका शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो छापेमारी में 5 नाइजीरियन महिला समेत 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। भारी मात्रा में शराब और गांजा भी बरामद किया गया है। मकसद क्या था इन लोगों का, अभी तक इस बारे में किसी तरह की कोई जानकारी नहीं मिली है। पुलिस वैसे तहकीकात कर रही है। चलिए, जौनपुर की खबर है। जौनपुर में विश्व जनसंख्या दिवस पर जनसंख्या नियंत्रण के लिए स्वास्थ्य विभाग ने कमर कस ली है। विभाग की ओर से जनसंख्या स्थिरता पखवाड़ा कार्यक्रम चलाया जा रहा है। शाहगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर नसबंदी का कैंप लगाया गया। इस दौरान स्वास्थ्य केंद्र के अधीक्षक रफीक फारूकी ने लोगों को इस बारे में जागरूक किया। तो विश्व जनसंख्या दिवस पर जागरूकता अभियान चलाया गया है। जनसंख्या नियंत्रण के लिए स्वास्थ्य विभाग तैयार है। स्वास्थ्य केंद्र में लगाया गया बाकायदा नसबंदी कैंप और इस पूरे मामले में लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात तो ये बड़े हर्ष का विषय है कि शाहगंज के इन चारों सीएससी और पीएससी पे लैप्रोस्कोपिक विधि द्वारा नसबंदी की व्यवस्था चालू हो गई है। ये एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें मरीज को बहुत कम से कम दर्द होता है और एक दिन में मरीज रिकवर करके अपने सारे नॉर्मल कार्य को कर सकता है। पहले ओपन विधि द्वारा होती थी जिसमें मरीज को हफ्तों आराम करना पड़ता था, मगर अब लैप्रोस्कोपिक दूरबीन विधि द्वारा नसबंदी की जा रही है। और जहाँ तक जागरूकता का विषय है तो ये जनता का स्वयं संज्ञान का विषय है, क्योंकि जिस तरीके से आबादी हमारे देश में, हमारे प्रदेश में बढ़ती जा रही है, ये आने वाले विगत वर्षों में जनता के लिए बहुत ही चिंता की बात है। बेहतरीन सवाल है। आज विश्व जनसंख्या दिवस है और उसके उपलक्ष्य में हमारा जो है स्वास्थ्य विभाग विभिन्न प्रोग्राम कर रहा है। जैसे कि जनता में जनसंख्या के प्रति, बढ़ती हुई जनसंख्या के प्रति जागरूक करना और परिवार नियोजन को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न कार्यक्रम जो है वो हमारे समस्त जो है जिले के अस्पतालों में संचालित है। उसी के क्रम में आज हमारे भी अस्पताल में नसबंदी जो है, महिला नसबंदी और पुरुष नसबंदी का कैंप का आयोजन किया गया है, जिससे कि हम अपनी बढ़ती। चलिए बढ़ते आगे। कन्नौज में आज़ादी की 75 साल पूरे होने पर अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत आरपीएफ ने बाइक रैली निकालकर आम जन को देश के प्रति जागरूक किया और देशभक्ति की भावना जगाई। बाइक रैली इज्जत नगर से शुरू हुई और कन्नौज तक पहुंची। वहीं रैली के माध्यम से ट्रेनों में होने वाली पत्थरबाजी और चैन पुलिंग से बचने की भी सलाह दी गई। अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में देश की जनता को, देश के नौजवानों को देशभक्ति की भावना उत्तेजित करने के उद्देश्य से ये रैली निकाली जा रही है। कहाँ से कहाँ तक निकाली गई? हम लोग इज्जतनगर से काठगोदाम से लालकुआ, रुद्रपुर और इज्जतनगर होते हुए बदायूं से काशीगंज, हाथरस, मथुरा से फर्रुखाबाद, कायमगंज, फर्रुखाबाद, फतेहगढ़। चलिए इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया वॉइस।